11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। ध्यान से समझने की बात है। जितिन नाम है इनका। पहले मैं इनका सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्टिंग है सवाल। सबसे पहला सवाल है, धन की स्थिति कैसी रहेगी? आगे के जीवन में कुछ अर्जित कर पाऊंगा ताकि समस्त जिम्मेदारियां और किसी की मदद कर पाऊं। यानी कि व्यक्ति अच्छे विचारों का हो सकता है क्योंकि उसने ऐसे सवाल पूछे हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि ये शुक्र से प्रेषित है। वृषभ लग्न की कुंडली जिसके अधिपति शुक्र स्वग्रही हुए हैं, लग्नेश होने के बावजूद भी इस कुंडली में वो कारक नहीं होंगे क्योंकि वो छठे भाव के भी अधिपति हो जाते हैं। इस वजह से ये बात सही नहीं होती, ये कारण है। यहाँ पे आपकी कुंडली अगर बनेगी तो मकर लग्न की कुंडली बनेगी। यहाँ पे भाग्य भाव में मकर लग्न बना, मकर राशि बनी, और एकादश में दशम भाव में कुंभ राशि बनी। शनि इस कुंडली में सबसे अच्छे, बुध इस कुंडली में अच्छे हुए, शुक्र बहुत अच्छे नहीं होंगे, चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होंगे, मंगल इस कुंडली में मारक होंगे, और गुरु भी इस कुंडली में सामान्यतया मारक होंगे। तो मतलब मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे। इस कुंडली के लिए 5 अंक बड़ा अच्छा होगा। कृतिका नक्षत्र में जन्मा है तो व्यक्ति जो है वो बड़ा अच्छा होता है, पर अपने लिए अच्छा होता है। वो दूसरों के लिए कई बार अच्छा नहीं हो पाता है, या कई बार दूसरों की स्त्री को लेकर के बहुत ही ज्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, या बहुत ज्यादा पर स्त्रीगामी, ऐसा भाव एक होता है। ये तो एक अच्छी बात है। मेरे लिए बिजनेस ठीक रहेगा या नौकरी? आगे क्या अच्छा होगा? सवाल ही पहले पढ़ता हूँ, बड़े मजेदार है। मेरे लिए बिजनेस ठीक होगा या नौकरी? आगे क्या अच्छा होगा मेरे लिए, और पिछले 2 सालों ने बहुत सिखाया है। समस्त परेशानियों के बीच मेहनत करके मुझे यह विश्वास हुआ है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा। कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल। आगे घर वाहन आदि के योग हैं या नहीं? वैसे सब कुछ है, परंतु क्या आगे और बढ़ा पाऊंगा? चौथा सवाल है, क्या विदेश बसने की नौकरी करने की स्थिति है? मैं विदेश में ही 3 साल काम कर चुका हूं, पर पिछले साल कोरोना काल में छुट्टी पे आया और यहीं का होके रह गया। जा नहीं पाया, फंस गया। आगे जा पाऊंगा और मेरे लिए अपने देश में अच्छा होगा या विदेश में? मेरे घर में पारिवारिक वातावरण कैसा रहेगा? अब ध्यान से समझिएगा मेरी तरफ। पत्नी और माताजी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमेशा कलह रहती है। घर पर जब भी रहता हूं तो अशांति रहती है। वैसे मैं सदैव सत्य का साथ देता हूं, मुझे इसकी वजह से बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। बहुत अद्भुत। मेरे लिए राहु की महादशा कैसी रहेगी? मेरी पत्नी के बिजनेस के हालात बहुत खराब हैं, क्या वो सुधरेंगे या बंद करना पड़ेगा? आज तक कुछ भी बचत नहीं है। पत्नी मुझसे झूठ भी बहुत बोलती है, जिसका बहुत बड़ा कारण उनका परिवार है, जो कि बहुत ही झूठे हैं और धोखेबाज हैं, जिनकी वजह से मेरा मानसिक सुख खत्म हो गया है। मैं लालची नहीं हूं, परंतु फिर भी मेरे साथ ही शादी से लेकर अब तक झूठ बोला गया है। जब भी मुझे कहीं नौकरी के लिए कहीं जाना चाहता हूं, परंतु वो कभी मेरे साथ नहीं जाती है। मुझे अकेला रहना पड़ता है। आगे का जीवन कैसा रहेगा? मैं समस्त तकलीफों के बीच भी काम करता रहता हूँ। मेरी एक पुत्री है 9 वर्ष की, पर क्या आगे और बच्चे कर पाएंगे, उनके बारे में उन्होंने कुछ पूछा है। माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? घर में अच्छा माहौल कब बनेगा? कोई रत्न धारण करने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से बहुत परेशानी है। शादीशुदा जीवन बहुत ही तकलीफदायक है। पत्नी की उम्र भी छुपाई, जो कि 5 साल ज्यादा है मुझसे, और हर काम मुझसे छुपा कर करती है, और मैं उसे समझाना भी चाहूं तो भी नहीं समझती है। मेरा भाग्य मेरे साथ क्यों नहीं होता? सदैव मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी नया खरीदूं तो परेशानी आती है। कहने का तात्पर्य, रुकावटें आती हैं। ईश्वर ने सदैव सब कुछ दिया है, इसलिए उनका आभारी हूं। हम पिछले 2 साल से ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं, किंतु जब भी ईश्वर का ध्यान करता हूं तो मन भटकता है, दूषित विचार आते हैं। मेरी तीव्र इच्छा है कि बड़ा घर हो और रहें, परंतु होने के बावजूद माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना पड़ता, और माँ पिता समझते नहीं है। वाह! आइए, ये यही जीवन है जहां आप विवाह करने से पहले बहुत सारे सपने और ख्वाब देखते हैं, पर विवाह जैसे ही हो जाता है उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। इस वजह से कुंडली मिला करके विवाह करना चाहिए। कुंडली कैसी है, सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है, सामने वाले का आचरण कैसा है, वो माता है तो उसके अंदर मातृत्व के गुण कितने हैं। 9 साल की बच्ची पैदा कर देने के बाद अगर झूठ बोलने की शिकायत आती हो, अगर पत्नी के साथ और पति के साथ न रहने की शिकायतें आती हो, तो निस्संदेह जड़ बुद्धि की अधिकता हो जाती है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिसका पाणी ग्रहण किया है उसको आगे लेकर के चलना होगा। आपकी कुंडली में
अब इसको हम आप में ढूंढने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति इतना पॉजिटिव क्यों है। सुख भाव के सुख का सुख, ये सुख भाव है ये सुख भाव, और इसका सुख ये होगा, और यहाँ के अधिपति यही बैठे, आगे चंद्रमा जैसे ग्रह, लेकिन तृतीय भाव के अधिपति हैं और दुह स्थान में बैठे हैं, मतलब तीसरे के अधिपति 8वें में बैठ गए। इस वजह से कई बार व्यक्ति को समस्या झेलनी पड़ती है और विपरीत परिस्थिति, जैसे आपने कहा था ना कि कोई भी काम करने चलता हूं तो रुकावटें आती हैं, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही जल्दबाजीपन भरा है इस मंगल के कारण। और वो मंगल आपकी कुंडली में, उस पर आऊं तो पहले मैं पंचांग बता दूं। अश्विन माह ठीक ठाक, बहुत अच्छा, व्यक्ति अच्छे हृदय का होता है और बहुत ही सुदृढ़ होता है, मतलब वो बिल्कुल भी छितराया हुआ नहीं है, बिल्कुल एक्टिव है और बिल्कुल मजबूती से उपस्थित है। दक्षिणायन कमजोरी का प्रभाव, ये ठीक नहीं है, मानसिक श्रम करवाए, मानसिक चिंता बढ़ाए, बुद्धि का कमजोर बना दे और कई बार व्यक्ति को कमजोर प्रभावों वाला बना दे। आप किसी को भी मजबूती से एक्टिव होने करके उसको बताना चाहते हैं, उस पर आरोपित होना चाहते हैं, पर उस पर सामने वाले पे कोई असर नहीं होता है, ऐसी स्थिति बनती है। शरद ऋतु में आप जन्मे हैं, इसका मतलब है कि आप आलसी भी हो सकते हैं अपने काम के लिए, जिस वजह से भी पत्नी कई बार चिंतित, व्यथित और परेशान रहती है। शुक्रवार के जन्मे हैं, इस वजह से आप ऐश्वर्य, इस वजह से ये इच्छा है, ये चाह जो है कि मैं और भी ज्यादा कमाऊं और बड़े बंगले कमाऊं, बड़ा घर कमाऊं, यही तो परेशानी है, यही परेशानी है। और दरअसल यही सबसे बड़ी समस्या का कारण भी है। बड़ा 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 ब्ला 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 नहीं, इसको कम करिए, इसको और कम कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैं समझता हूं कि व्यक्ति के जीवन में भौतिकवादिता उतनी ही असरकारक होनी चाहिए जितना कि वो मानसिक कष्ट का कारण न बने। अगर वही भौतिकवादिता आपको मानसिक कष्ट का कारण बना रही है तो निस्संदेह आपको वो आगे नहीं बढ़ा रही, बल्कि वो मानसिक रूप से बीमार और पीड़ित बना रही है। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं, तो एक तरफ तो आपका जन्म दक्षिणायन में, वो ठीक नहीं था। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा पापक, ये ठीक नहीं है। और आपका जन्म भी शुक्रवार को है, व्यक्ति जो है वो इच्छा बहुत ज्यादा रखने वाला हो जाता है, क्योंकि उसका मन ठीक नहीं है और तीव्रता व्यग्रता यहां से ज्यादा आ रही है, इस कारण से ये बात बनती है। पर व्यक्ति पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मंगल देख रहे हैं, उसके पास साहस है, उसके पास बल है, उसके पास ऊर्जा है, उसके पास काम करने की दिव्य और अलौकिक क्षमता है। वो हमेशा ही शून्य से आरंभ करेगा और अनंत तक की यात्रा करेगा। क्लियर है? मूल नक्षत्र में जन्मे हैं भाई साहब आप, अति गंड योग कौलौकरण क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण ये आतुरता है। बदला लेने की भावना मत रखिएगा कभी किसी से, ये पीछे खसका देगी आपको। और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, काम, क्रोध, लिप्सा सब भरा पड़ा है। इसको हटाइए। ये जो बैग जो आपने अपने थैले पे, अपने पीठ पे रखा हुआ है, इसमें से चुन चुन करके पहले अपना जो एक्स्ट्रा जो है वो रखे हैं उसको हटा दीजिए कि मुझे क्या नहीं रखना है और क्या रखना है। वस्तुतः आप जो ये लादे हुए ना, ये कामनाओं का जो बोझ लादे हुए हैं आप, ज्योतिषी का मतलब ये नहीं है कि आपको ये कहते ये ठुपक के बड़से था ना, चूंकि वो निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना वो स्वाद लोलुप है। ये ज्योतिष के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस तरीके का विचार लेकर के कुंडली बैठा है। आप आध्यात्मिक चिंतन के और सबको ज्ञान देने वाले बनते हैं तो निस्संदेह आपके अंदर भी वो जो है वो खुशी होनी चाहिए उस चीज को कि नहीं, मुझे भी अगर मैं किसी को वो प्रोत्साहित कर रहा हूं कि भगवान भगवान भगवान, मंत्र 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 और ईश्वर की शरणागति, तो वो मुझे पहले करना होगा। मैं सिर्फ भाषणबाजी दे करके और फिर जो है वो अलग बैकडोर से लोगों को ठग नहीं सकता। ये पहले मुझे अपने ऊपर उतारने की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब ये निगेटिव जो चीजें हैं वो 3 घर खाली, पंचम में बुध अकेले, ये आपके प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं और यही आपके बुद्धि के कमजोर होने के कारण या कई बार व्यक्ति को बुद्धि से ऐसा बना देते हैं कि उसके पास होने के बावजूद भी वो टिक नहीं पाता, चल नहीं पाता, जमा नहीं पाता या कमजोर। पंचम भाव में बुध बड़े खराब, अच्छे नहीं होते। पंचम भाव के गुरु अकेले अच्छे नहीं होते। पंचम भाव के शुक्र अकेले बहुत अच्छे नहीं होते। इस कारण से कि पंचमेश अगर पंचम में बैठा है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का जरूर होगा, पर वो गलत निर्णय लेता है आतुरता में, जल्दबाजी में, क्योंकि मंगल भी तो लग्न को देख रहे हैं। लग्न के अधिपति रोग में बैठ गए, ये अवयोग हो जाए तो वहां पे गौर करिए शनि बैठे हैं उच्च के, शुक्र स्वग्रही, सूर्य नीच के और गुरु भी छठे में। अब जरा गौर करिए तो गुरु कौन है? 12वें के अधिपति। ध्यान से,
12वें के 11वें के अधिपति का छठे में जाना दरिद्र दोष। जन्म कुंडली द्वितीय भाव 2 नंबर की राशि यहां बनी है, मतलब धन भाव की मूलतया राशि यहां बन गई और चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के छठे में बैठ गए। इसका मतलब है कि व्यक्ति कहीं भी नौकरी कर लेगा, इसको नौकरी मिल जाएगी। गुरु छठे में बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव थोड़े से कमजोरी से उतराई होती है, कमजोर हो जाता है। शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपना ऋण मुक्त हो जाए और शनि यहाँ पे उच्च के बैठे हैं तो व्यक्ति से विपरीत स्थिति में लड़ने की ताकत, साहस, पराक्रम, बल और शौर्य दे देते हैं। पर साथ ही साथ वो व्यक्ति को इतना ज्यादा साहसी भी बना देते हैं कि विपरीत परिस्थिति उसके सामने कुछ देर तक रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे कमजोर होती है, उसकी गांठ खुलती जाती है। क्लियर है? केतु चंद्रमा यहां बैठे। अब यहां पे व्यक्ति के चंद्रमा मैंने बात बताई, अष्टम के चंद्रमा कभी अच्छे नहीं होते, बहुत ज्यादातर कुंडलियों में मैंने उन्हें अच्छे परिणाम करते नहीं देखे हैं। और वो चंद्रमा आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र के, केतु भी मूल नक्षत्र के, यहां पे व्यक्ति जो है वो डीप थॉट क्रिएट करने वाला हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचे। आप कहीं इसके तो शिकार नहीं है कि आप बहुत ज्यादा विचार करते हैं, या फिर आपकी कुंडली का चंद्रमा अगर कमजोर हो रहा है क्योंकि वो पहले से ही पापक हो रहा है, अष्टम में बैठा है, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, तो वो उस पे तो इतने सारे छिद्र हुए पड़े हैं कि उसमें पानी और विचार टिके ही नहीं। तो समस्या तो दरअसल यहां घर कर रही है। और केंद्र में कोई ग्रह नहीं, एकमात्र मंगल, जो आपको प्रबल मांगलिक बना देते हैं। पर ध्यान से समझिए, नवांश कुंडली में पत्नी निष्ठुर और कई बार जिद करने वाली और चंचल मानसिकता की आ जाती है, यहां बुध और चंद्रमा। और सप्तम के अधिपति जन्म कुंडली में बैठे हैं, इस वजह से कोई हटने अलग होने की बात तो नहीं है, पर हाँ उसमें चंचलता और आतुरता हमेशा बनी रहेगी, वो कभी भी शांत होने वाला नहीं है। ये दाम्पत्य ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि वो बचपना और वो बचपन से जो युक्त व्यक्ति आप लेकर के आए हैं उसके पास अनुभवों की कमी है और दरअसल वो बार बार बदल जाता है, एक चीज पे टिकता नहीं है। क्योंकि सप्तम के अधिपति जन्म कुंडली में छठे में बैठे हैं नीच के, चतुर्थ के अधिपति यहां पे जन्म कुंडली में बैठे हैं मंगल सप्तम भाव में, तो वो पापक है, वो क्रूर है, वो अव्यवहारिक है, वो फुर्तीला है, वो रणनीति करने वाला है, झूठा है, अंगार है ना वो मंगल। और जरा देखिए आप अपनी कुंडली का दशमांश, आप विदेश के बारे में पूछ रहे थे, विदेश भाव के अधिपति यहां भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, चारों जगह से विदेश का व्यापार, विदेश देखा जाता है। आपकी कुंडली में घूम फिर करके व्यक्ति घर आ जाता है, ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसी स्थिति होती है। जब जब अब बाहर जब भी निकलना चाहें तो रुक रुक करके काम हो, व्यक्ति जबरदस्ती चला तो गया पर फिर घूम करके चला, क्योंकि स्थिर राशि का निर्माण लग्न में हुआ है। और मैंने क्या बात बताई थी कि अगर केंद्र में जन्म कुंडली में 2, 5, 8, 11 जैसी राशियां बनी हो केंद्र में, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हो सके तो आप यहीं रह करके अपना ऋण भी चुका सकते हैं, यहीं रह करके आप अपना कर्ज भी अदा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहीं रह करके अपना कारोबार भी स्थापित कर सकते हैं। अब चूंकि है क्या कि यहाँ पे कई बार लोग मुझसे जब शिकायत करते हैं कि पंडित जी यहाँ पे वो कारोबार मजा नहीं आता जो आनंद बाहर में है, तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठे में बैठे हैं और यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हैं, इस वजह से ये कई प्रकार से राजयोगों का निर्माण भी करते हैं। लेकिन गौर करिए तो गुरु जो है वो शुक्र और शनि के साथ बैठे हैं, साथ में सूर्य भी बैठे हैं, सारे ग्रह छठे स्थान में। तो व्यक्ति के जीवन में जो विपरीत स्थितियों का निर्माण हो वो कभी खत्म ही ना हो, वो एक के बाद एक लगातार बनती रहे। ये कुंडली में ही स्थिति ऐसी बनी है, इस वजह से भी आप ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। आपकी कुंडली में आपका भाग्य बल, भाग्य का अधिपति छठे में उच्च का है, वो साहसी तो बनाए, व्यक्ति को हारने ना दे, लेकिन आप जब उसी स्थिति को नवांश में देखते हैं तो यहां भी वो बढ़िया बैठे हैं। इसका मतलब है कि भाग्येश अगर स्वराशि के हों या उच्च के हों या भाग्य का कारक या भाग्येश के साथ या भाग्य के कारक के साथ हों, तो व्यक्ति के पास भाग्य का बल है। हाँ, उसमें मशक्कत इसलिए बन सकती है क्योंकि वो छठे बैठे हैं, यहां आठवें बैठे हैं, यहां भी। अब जरा ध्यान से समझिए, व्यक्ति की कुंडली में यहां अष्टम भाव में ही उच्च के शनि और शुक्र बैठे हैं, यहां भी अष्टम भाव में उच्च के शनि और शुक्र बैठे हैं और आपकी कुंडली में 2023 के छठे महीने के बाद विदेश जाने का योग प्रबल आ रहा है। निकलिए, तब तक यहां काम कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। ये काम शनि करा सकते हैं, ये काम मंगल करा सकते हैं, आपकी कुंडली में उसका योग बन रहा है। तृतीय भाव के अधिपति चंद्रमा इस कुंडली में अच्छे नहीं होंगे। आपका जन्म कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में होता है और गुरु इसके कारक, मतलब नक्षत्र के चरण के अधिपति। गुरु की दशा अच्छी रहे, चंद्रमा की दशा सामान्य रहे और जन्म कुंडली में सूर्य की दशा जो है वो बड़ी अच्छी होगी। आपके लिए 5 अंक मैंने बताया, दक्षिण दिशा आपके लिए अच्छी रहे। पर ये सारी चीजें करने के बाद राशियां, तो आपकी कुंडली में राशि जो होगी कन्या राशि,
मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये राशियां अच्छी होती हैं। दरिद्र दोष लगा है, लाभ के अधिपति का छठे में जाना, भाग्य के अधिपति का छठे में जाना, तृतीय के अधिपति का आठवें में जाना, चतुर्थ के अधिपति का छठवें में जाना, ऋण, ऋण से सुख और व्यक्ति के जीवन में नौकरी करने की स्थिति बनती है, तो नौकरी ही करना है। मंगल लग्न को देखें, टेक्निकल और आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन आदि का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। व्यापार भी आप कर सकते हैं, आपकी कुंडली में इसकी भी स्थिति बड़ी अच्छी बनी है, वो कमजोर नहीं है। ग्रहों को समझते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली में राहु मिथुन राशि के, और यहां वो जन्म कुंडली में राहु मिथुन राशि के जिसके अधिपति स्वग्रही हैं, और इस भाव से चतुर्थस्थ धन है आपके पास। धन की समस्या कभी भी नहीं है, क्योंकि कारक ग्रह जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं, शत्रुग्रही होकर के देख रहे हैं, इस वजह से शत्रुता पाल रहे हैं वो, या फिर उनको और भी ज्यादा मनाने की आवश्यकता है। आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप सकते हैं, चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली के आधार पर मैं जो कहूंगा, तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि सर्वाधिक योग कारक होते हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम, योग कारक का मतलब सबसे अच्छे परिणाम देंगे। तो चतुर्थ, दशम और नवम के अधिपति होकर के वो जन्म कुंडली में, अब जरा ध्यान से समझिए, तो जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति होकर के छठे में उच्च के बैठे, मतलब व्यक्ति के पास साहस है, बल है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कार्य क्षेत्र में होता रहेगा, क्योंकि यहां भी दशम स्थान के अधिपति जो गुरु बन रहे हैं, वो जन्म कुंडली में अपने भाव से पंचमस्थ परिवर्तन कर रहे हैं। तो बनने के बावजूद वो दे जरूर दे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी यहां पड़ रही है। सूर्य जो है वो मित्र की राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं। कर्म में आने के बाद और विवाह में आने के बाद दाम्पत्य को अगर साथ में लेकर के चलते हैं, तो पत्नी आपकी व्यापारिक सोच को रखने वाली है, और व्यापार में तो झूठ बोलना पड़ता है। बस यही बात है, बस यही बात है, और कुछ नहीं है। वो व्यापारिक है, क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों व्यक्ति को व्यापारिक स्वभाव का बना देते हैं। वो प्रत्येक चीज में लाभ और हानि देखने का काम करती हैं, और रिश्ते इस आधार पे नहीं बनते। अगर आपकी पत्नी मुझे देख रही हैं, तो निस्संदेह जितनी भी शिकायतें इन्होंने करी हैं, वो इसे समझने की आवश्यकता है। और निस्संदेह किसी ऐसी स्थिति में कि अगर पत्नी, आप सोच के देखिए कि हमारे भारत की प्रत्येक महिला जो है वो माता सीता का स्वयं रूप या अवतार हो सकती है, या हैं, वो लक्ष्मी है। पर अगर उन्होंने वनगमन का निर्णय लिया था, तो आप अपने पति के साथ क्यों बाहर नहीं जा सकते? ये समझने की बात है, जिसको समझना ही होगा। और फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इतने झूठ कैसे? पता नहीं, आपकी पत्नी तो मंगल यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी मंगल बैठे हैं, ऐसी स्थिति बुध चंद्रमा, ये स्थिति तो बिल्कुल ही चपल चंचल चालाक वाली बन रही है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली के पंचमेश हैं। ये ठीक है, आपका कर्म क्षेत्र कमजोर नहीं है, आप उसको लेकर के बिल्कुल चिंता मत करिए। ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे आप, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में धन भाव को देख रहे हैं, तो धन थोड़ा बहुत कमजोर जरूर होता है। इस दशा काल में व्यय थोड़ा बना रहे, पर जैसे ही राहु की दशा आएगी, तो राहु धन दे सकते हैं। आर्द्रा के बैठे हैं, 12 डिग्री के बैठे हैं, कमजोर नहीं कहे जाएंगे। उनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है, जो मशक्कत करवा करके भी धन दे दे। मंगल की दशा थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी, 2025 से आगे बढ़ेंगे। जब आप शुक्र आ जाए, सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो कुछ स्थितियां अगर अलग और आपके लिए पक्ष में आने वाली हो जाएंगी। लेकिन अभी इस कुंडली में अगर मैं ग्रह बल की देखता हूं स्थिति, तो मंगल बहुत बढ़िया है, सूर्य बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, बुध बहुत अच्छे हैं, शुक्र बहुत अच्छे हैं, और शनि भी अच्छे हैं। इनको नवांश में आप समझते हैं। लग्न के अधिपति शुक्र यहाँ पे स्वग्रही हो रहे हैं, इसके मतलब कि, इसके कहने का मतलब है कि वो अच्छे हैं, क्योंकि उच्चस्थ ग्रह के साथ बैठे यहाँ भी, और उच्च के ग्रह के साथ यहाँ भी बैठे हैं, और अपनी राशि के बैठे। इसका मतलब है कि शुक्र और मंगल की दशा इस जातक की कुंडली में अच्छी रहेगी। लेकिन चूंकि 12वें के अधिपति और सप्तम के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्तित्व तो आपका जो है वो बजरंग बली की पूजा और आराधना मांग रहा है, हनुमान जी का दर्शन, या हो सके तो जो मंत्र मैं भेजूंगा उस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में शुक्र शनि, यहाँ पे ये भाव यहाँ पे कंफ्यूजन में है, इस कारण से आप ऋण में गए, नहीं जा सकते थे, क्योंकि दरिद्र दोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। आप जरा गौर करिए, केंद्र के 3 घर खाली, त्रिकोण के पास कोई बल नहीं, और पंचम भाव बिल्कुल कमजोर, क्योंकि बुध अकेले बैठे हैं। ये ठीक नहीं होता। आपको कोई भी कुछ कह दे, इसको मत मानना। क्यों ऐसा? क्योंकि बुध और चंद्रमा भी एक दूसरे से केंद्र में है। व्यक्ति गलत निर्णय लिया है, या उसके साथ छल कपट भी हुआ है, उसके अपने ही लोग उसके शत्रु बने थे, ऐसी स्थिति भी बनती है। दशम भाव, दशमांश कुंडली में सूर्य और बुध, बुधादित्य योग,
यहाँ पे बुध और चंद्रमा, पर सूर्य और बुध को देखिए तो जन्म कुंडली में बुध यहाँ के अधिपति यही है, वो रहेगा लंबा, लेकिन इसमें साहस का बल कमजोर है या विपरीत वो जाए। कई बार ऐसा लगे कि छोड़ दूं, तोड़ दूं, खत्म कर दूं, आगे बढ़ जाऊं, हटा दूं, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बुध और चंद्रमा यहाँ पे ये इशारा कर रहे हैं कि नहीं, इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। स्थिति और वक्त के आधार पर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। राहु की दशा में बहुत जोर मारेगी, ये दाम्पत्य की स्थिति की तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, पर ऐसा मत करिएगा। ये आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां बन रही हैं। मैं जो बात समझता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पे गुरु और चंद्रमा को देखते हैं, गुरु चंद्रमा एक दूसरे से तृतीय एकादश, ठीक नहीं। यहाँ पे तृतीय एकादश, ये भी ठीक नहीं। यहाँ पे गुरु चंद्रमा तृतीय एकादश, ये भी ठीक नहीं। तो दरअसल जीवन में जो सकारात्मक माहौल बनाते हैं वो चंद्रमा ही बनाते हैं, और उस चंद्रमा के ठीक पीछे मंगल बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। आपके प्रत्येक साहस को वो कुचल करके रख दे, मसल करके रख देता है, और आपको खाली जो है वो नए नए लक्ष्य और नए नए सपने दिखाने का काम करता है, क्योंकि चंद्रमा पहले ही अष्टम में बैठ करके राहु केतु से प्रेषित, उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ऊपर से बुध उससे केंद्र में आकर के इसके प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो निर्णय लेने की क्षमता है वो व्यक्ति की कमजोर बन रही है, वो ठीक नहीं है। यहां पे आप देखें तो सुख भाव के अधिपति सुख में, यहां लग्न में मंगल, ये बहुत अच्छे, पर ये आपके दाम्पत्य को साहसिक तो बना रहा है, लेकिन यहां का असर बेअसर कर रहा है, या फिर यहां पे जो एक अच्छा माहौल तैयार होना था वो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ठीक पीछे, और ठीक पीछे देखिए, पीछे के भाव के अधिपति, बातचीत होती नहीं है, और वहां पे एक अजब तरीके की कसमसाहट है, ईगो है, जिसको कि धोना ही होगा। वो जो बर्फ की चादर पड़ी है उसको जब तक आप हटाएंगे नहीं, तब तक आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे दूर दूर से। मैं समझता हूं कि उस दीवार को हटाने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र में चंद्रमा का बैठना, पर वो पापक है, याद रहे, ये ऐसे ही चलता रहे। इसको ठीक करने का उपाय मैं आपको भेजूंगा, वो आपको करना होगा, और निस्संदेह ठीक हो जाएंगे। आप ऋण से मुक्त भी होंगे। और दरअसल मैं एक बात बताऊं तो आपकी कुंडली में ऋण से मुक्त होने में 2025 के बाद की स्थिति मैं देख रहा हूं। आपकी कुंडली में सुख की स्थिति भी होगी, अभी कुछ दिन आपको वक्त लेना होगा। और मैं समझता हूं कि मंगल की दशा जैसे जैसे आप काट रहे हैं, अभी ये चलेगी 2028 तक, तो जैसे जैसे आप इस दशा को काट रहे हैं वैसे वैसे आप सुदृढ़ भी होते जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि यहां है पर ठीक नहीं है, गुरु की दृष्टि यहां है, ये विदेश आपको लेके जाएगी, बाहर बिल्कुल जाने का प्रयास करिएगा, मैंने बताया है। गुरु की दृष्टि यहां ठीक नहीं है, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में यहां ठीक नहीं है, यहां ठीक नहीं है, यहां भी बहुत अच्छे नहीं है। इस वजह से दृष्टियां जो है वो ग्रहों की ठीक नहीं है। शनि यहां बहुत अच्छे नहीं, यहां नीच बहुत अच्छे नहीं, यहां दसवीं दृष्टि यहां भी बहुत अच्छे नहीं। तो ग्रह की जो दृष्टि बन रही है वो ठीक नहीं बन रही है। इस वजह से ही ग्रह जो है वो आपको दृष्टि का लाभ नहीं कर रहा। राहु यहां तो बहुत अच्छे, पर व्यक्ति को ऋणी बना देते हैं, ऋण देने का मानसिकता व्यक्ति के पास आ जाता है। सातवीं दृष्टि यहां चिंता करे, बहुत सवालिया हो, दिमाग में कई तरह के भ्रम पैदा होते हैं, खास करके व्यक्ति हर महीने जो है वो डिप्रेशन में जाता है, और कई बार बहुत ज्यादा बार सवालिया हो जाता है। नवीं दृष्टि यहां पड़ेगी, ये ठीक है। इसी वजह से मैंने बात कही है कि राहु की दशा में व्यक्ति को लाभ हो सकता है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। आपकी कुंडली में आप सबसे पहले तो बड़े कोमल स्वभाव के हैं, इमोशनल हैं आप, क्योंकि वृषभ राशि से आपका लग्न बना है और लग्न स्थिर है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लग्न के अधिपति का छठे में जाना और जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति के साथ छठे में जाना ऋण दोष पैदा करता है। इस वजह से आपको उस ऋण को चुकाने के लिए मैं जो टाइम फ्रेम दे रहा हूं 2025 से बाद ऋण को चुकाने का प्रयास ज्यादा करिएगा। और अभी भी आपके पास मुझे लगता है कि एक स्थिति बहुत अच्छी आ रही है 2023 के छठे महीने से, जो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। ये बात यहां तक खत्म। अगर ग्रह की डिग्री की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य जिस डिग्री पे हैं उस डिग्री में वो बाल अवस्था के होंगे, चंद्रमा जिस डिग्री पे हैं उस डिग्री पे आपकी कुंडली में वो कुमार अवस्था के होंगे, मंगल आपकी कुंडली में 50% का परिणाम, सूर्य आपकी कुंडली में 50% का परिणाम, चंद्रमा आपकी कुंडली में 50% का परिणाम, ये तीनों ग्रह ऐसे। बुध जो है वो जन्म कुंडली में 50%, सारे ग्रह आधा 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 आधा। तो ये स्थिति जो है, शनि भी और शुक्र भी सब 50-50, आधे आधे सब। पर राहु और केतु आपकी कुंडली में डेफिनेटली अच्छे परिणाम कर सकते हैं। राहु जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में त्रिकोण के अधिपति के साथ संबंध में है, उससे केंद्र में है। स्वग्रही बुध यहाँ पे संतान से कई बार कष्ट भी देने वाले हो जाते हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को स्त्री संतति ही होती रहती है, इसका ख्याल रखना होगा। तो जब भी गर्भाधान का प्रयास करें तो जरूर ही एक सुनिश्चित
ये बात को पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके हिसाब से आपके ग्रह की स्थिति कैसी है और गोचरीय प्रभाव आपके ऊपर से कैसा बीत रहा है। आपकी कुंडली में अगर अभी की दशा देखते हैं तो आपकी राशि बनती है धनु राशि, जिसपे 7.5 का प्रभाव। तो बजरंग बली की आराधना, उस चंद्रमा के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ऊपर से बुध केंद्र में, ये कमजोर। यहाँ पे चंद्रमा को देखते हैं तो यहाँ भी वो चंचल ही दिख रहे हैं, यहाँ भी वो व्यक्ति को चंचलता ही ला रहे हैं। यहाँ भी राहु शनि और शुक्र का प्रभाव, व्यक्ति सोचता है बहुत बढ़िया है, विचार बहुत अच्छा करता है, अपडेट बहुत रहता है और चीजों पे फोकस करता है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। पर समस्या जो है वो व्यक्ति के इमोशन के सही तरीके से निकालने का नहीं होता है। वो जो संतुलन बनना चाहिए, जो यहाँ का भाव है वो रोग में है ना, इस वजह से माता भी रोग, क्योंकि चंद्रमा पहले ही कमजोर है और माता के अधिपति भी बीमार है। इस भाव के अधिपति, यहाँ के भाव के अधिपति के साथ बैठ करके व्यक्ति को एक तरफा सोचने वाला बना देते हैं। मतलब कैसे? वो भौतिकीय ज्यादा हो जाता है। तो पहले अपने आप को संतुलित करिए। लोगों के साथ मैं समझता हूं कि प्रत्येक परिवार में 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बैठ करके हरि कीर्तन ना हो सके, भगवान का कीर्तन ना हो सके तो ऐसा परिवार कैसा? रामायण के एक अध्याय का पाठ, एक चैप्टर कम से कम हो जाए, एक चौपाई हो जाए, एक दोहे तक की स्तुति यात्रा कर दीजिए, ऐसी हो जाए। उसी व्यक्ति से पढ़वाइए जो आपके घर का सबसे कलुषित विचारधारा का है, उससे पढ़ने का प्रयास करिए, हाथ पांव पढ़िए, जोड़िए और किसी भी तरीके से उसको सही रास्ते पे लेके आइए। अपने जीवन में गीता जी को स्थान दीजिए, अपने जीवन में जितना ज्यादा हो सके भागवत महापुराण का स्थान दीजिए और गीता जी के 18वें अध्याय का अध्यापन किया करिए। पढ़ाया जो भी हो सके इसे शुरू करना चाहिए। एकादशी का व्रत आपकी कुंडली में बहुत जरूरी है, क्योंकि उस गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है और उस गुरु के साथ सूर्य भी बैठे हैं, शनि भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, सब बैठ गए हैं। इस वजह से वो छत विछत या परिणाम कमजोर से कर रहे हैं। उनकी दृष्टि भी बहुत अच्छे भावों पे नहीं जा रही है, ये कारण बनता है। तो आपकी कुंडली में ये बात बनती है। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। आपकी कुंडली में राहु के बाद जो गुरु की दशा आएगी वो कैसी जाएगी? होरा कुंडली में वो चंद्रमा के होरा में है और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते। लाभ और अष्टम के अधिपति होकर के विपरीत परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं, उसके साथ सारे के सारे शुभ ग्रह नहीं। यहाँ पे शुक्र भी बहुत अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए बुध और इस कुंडली के लिए शुक्र, बुध तो फिर भी अच्छे होते हैं पर इस कुंडली में मंगल अच्छे नहीं। इस कुंडली में शनि सर्वाधिक अच्छे होते हैं और बुध अच्छे होते हैं। शुक्र कमजोर हो जाते हैं, उनका प्रभाव नीचे चला जाता है। गुरु अच्छे नहीं, सूर्य भी ठीक नहीं, पर उनकी राशि केंद्र में बनी है तो यहाँ पे जितना वो निगेटिव होंगे वो चंद्रमा से कम निगेटिव होंगे, गुरु से वो कम निगेटिव होंगे, मंगल से वो कम नकारात्मक होंगे। ये कहने का मतलब है, मतलब सूर्य की दशा में व्यक्ति का साहस बना रहे, बल पराक्रम शौर्य और सौंदर्य और सुख की वृद्धि हो। शनि की दशा में व्यक्ति के जीवन में भाग्य का लाभ हो, धार्मिक उत्थान होता है, यात्राएं धार्मिक होती हैं। इस कुंडली में जब कभी भी संतान की प्राप्ति करने के बारे में अगर आगे सोचना हो तो शनि को सोच लेना चाहिए, गुरु और चंद्रमा के संबंधों को देख लेना चाहिए। इस कुंडली के आधार पर इस कुंडली की सबसे अच्छी बात एक हो सकती है ये कि कम से कम मंगल स्वग्रही होकर के बैठे हैं। यही आपके कष्ट के कारण भी बन रहे हैं और यही आपको अच्छा भी बना रहे हैं। अगर ये यहां नहीं होता तो आप निश्चित रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साथ ले करके चलने, जैसे आपने कही बात कि मैं हमेशा ही माता और पिता को साथ लेकर के चलना चाहता हूं, ऐसा घर बनाना चाहता हूं जिसमें सब लोग साथ रहें। किस तरीके के विचार वाले लोग होते हैं, कितने अच्छे विचार हैं आपके, कितने अच्छे और उत्तम विचार हैं। मैं स्वयं इसी विचार का पोषक हूं। निसंदेह यही होना चाहिए। परिवार वही जहां शाम को बैठ करके जब एक दूसरे की कान खिंचाई ना हो, ठहाके ना लगे, हंसी ना हो, माहौल में गुदगुदी ना हो। और कितना बढ़िया कि जब सब बैठ करके एक साथ बैठ करके आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं, जहां एक दूसरे की कुर्सी छीनने और हथियाने की स्थिति नहीं होती कि मैं मालिक तो मैं मालिक तो मैं मालिक तो मैं मालिक। कोई मालिक नहीं, ऊपर मालिक बैठा है, यह स्थिति है। तो कुंडली कुछ ऐसी है जिसको कि मैं जो वक्त बताया मैंने 2025 बताया है, एक 2023 बताया है, इसको आप आगे लेकर के चलिए। और अगर हो सके तो नौकरी ही ज्यादा करिए। जो जिस वक्त पे मैंने बाहर जाने का वक्त बताया है उसको ध्यान में रखिए। पर आप बाहर जा सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, बाहर की स्थिति है और किसी भी प्रकार से ऋण में आप नहीं रहेंगे। ये ऋण और ऋणी, आपकी कुंडली में मंगल जो है ना, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, इस वजह से आपको ऋण में नहीं मरने देगा। तो मंगल लग्न में प्रभाव डाल रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, 12वें के अधिपति होकर के, इस वजह से व्यक्ति को अपने व्यय पे संतुलन करना होगा। व्यय को संतुलित करिए और अपने जो एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि उसको कम कैसे करा जाए। अगर ऐसी स्थिति हो सके तो शिव जी को शहद भी चढ़ाना चाहिए।
हल्दी भी चढ़ाना चाहिए, ये बात बनती है। पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं आप। आपकी कुंडली में चंद्रमा बड़ा खराब है, मेरे जैसा खराब है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।